नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पूरी करके दिल्ली लौट चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट के रूप में अमेरिका की यात्रा पर हैं। नरेंद्र मोदी ने आज यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आज योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करके विश्व कीर्तिमान और इतिहास रच दिया। 135 से अधिक देशों ने यहाँ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले योगाभ्यास या योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विश्व को एक अलग तरीके का संकेत और संदेश दिया। प्रधानमंत्री जहाँ विश्व युद्ध की विभीषिका में उलझता नजर आ रहा है, वहीं भारत का नेतृत्व करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक यूएन के जरिए जोड़ने का संदेश, उन्होंने कहा कि योग का मतलब जोड़ना और जोड़ने का संदेश पूरे विश्व को दिया। ये दो परिस्थितियां सामने हैं। जब अमेरिका में राहुल गांधी थे तो भारत के लोकतंत्र पर वो सवाल उठा रहे थे और प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। 142 करोड़ से अधिक भारतीयों के स्वाभिमान को वो लगातार बढ़ा रहे हैं। ये इसमें कहीं कोई संदेह नज़र नहीं आ रहा है। इन दो परिस्थितियों के बीच 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में 18 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और एक तरीके से जो बैठक है और विपक्षी दलों के जो तेवर हैं, उससे बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति को नए सिरे से एक तरीके से उसकी समीक्षा करनी पड़ रही है या नए तरीके से उसको अपनी रणनीति बनानी पड़ रही है। बीजेपी की चिंता बहुमत के आंकड़े 272 सीटों को डिफेंड करना है और कांग्रेस के इर्द गिर्द जुट रहे क्षेत्रीय छत्रपों को कैसे तोड़ना है और तोड़ के अपने पाले में करना है या उन्हें न्यूट्रलाइज करना है। ये बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में गैर मौजूदगी पर भाजपा के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह सरकार और संगठन को दोनों मोर्चों पर अपने तरीके से साध रहे हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और बीजेपी की राजनीतिक चालों से क्षेत्रीय छत्रप फिलहाल जो बड़े छत्रप हैं वो एनडीए से छिटक गए हैं और अब वो एक तरीके से परहेज कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, 14 बड़े साझीदार, बड़े दल एनडीए छोड़कर अलग हो गए हैं। इसकी काट के लिए बड़े दलों की तरफ देखने के बजाय बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में उन छोटी छोटी पार्टियों पर लाकर निशाना साधा है जिनकी डिमांड बहुत कम है, मुंह कम खोलते हैं और उनका 1%, 1.5%, 2%, 2.5% वोट वो अपने जो सीनियर पार्टनर यानी कि बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करा देते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा खासा वोट का चंक बन जाता है। और ये इन छोटे दलों को अपने पाले में लाकर भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बाजी अपने पक्ष में करना चाहती है और इसी रणनीति पर काम कर रही है। तो 18 विपक्षी दल 23 तारीख को एकता के जरिए बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सवाल यही है कि जोड़ किसका, घटाना किसका, और जो ये जोड़ है, जोड़ तोड़ वाला जोड़, ये किसका मजबूत बैठेगा, मंथन आज इसी मुद्दे पर। विपक्षी एकता को मजबूत जोड़ के सहारे तोड़ने के लिए बीजेपी छोटे दलों को लगातार साध रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो 10 क्षेत्रीय दल हैं, अति छोटे, हो सकता बहुत सारे के नाम आपने सुने भी ना हो, उनके सहारे बीजेपी विपक्षी एकता को बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में चित करने की रणनीति पर काम कर रही है। तीनों राज्यों के 134 लोकसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप का इरादा रखती है। इसके लिए दो प्लान तैयार हैं।
पहला बड़े दलों के बजाय जो हमने बताया आपको छोटी पार्टियों से गठबंधन करके, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी अपने कद्दावर नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, बड़े नेताओं को जिनका कद बड़ा है, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाकर वह भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ये बाजी अपने पाले में करना या अपने पक्ष में करना चाहती है। क्या वाकई इस प्लान से बीजेपी उत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्यों में विपक्ष को चित कर पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या पुराने एनडीए वाली ताकत भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा एनडीए है उसके लिए एकत्रित कर पाएगी क्या? ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी हाईकमान की ओर से बिहार और यूपी के छोटे दलों से लगातार बातचीत की जा रही है, और आज जीतन राम मांझी जो बिहार के महागठबंधन से पिछले दिनों अलग हुए थे, और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ के न्यूज़ ने ही ये खबर ब्रेक की थी जीतन राम मांझी के बेटे और जो उनकी पार्टी है हम, उसके अध्यक्ष संतोष मांझी के हवाले से कि वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ वो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि देश में तमाम मीडिया संस्थान, तमाम मीडिया चैनल सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं कि शायद मांझी एनडीए में जाएंगे। हमने उसी वक्त जब मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उस वक्त ही हमने इस बात का ऐलान कर दिया था कि मांझी मोदी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, और खुद संतोष मांझी ने भी के न्यूज़ पर यह स्वीकारोक्ति की भी थी। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से कदम है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ऑलरेडी पहले एक तरीके से एनडीए या मोदी के साथ जा चुकी है। एक बार वो पहले थे एनडीए में, फिर नीतीश कुमार के साथ आए, फिर एनडीए में, फिर उन्होंने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया, फिर अलग होकर वो अब इस समय एनडीए में वापस पहुंच गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बहुत फूट फूट कर रोते नजर आए थे जब उनको दिल्ली वाला बंगला खाली करना पड़ा था। अपने पिता की तस्वीर सीने पर लगाए चिपकाए हुए फपक फपक कर रो रहे थे और इशारों में कह रहे थे कि इस सरकार में संवेदना नहीं है। लेकिन वही नीतीश कुमार से छिटक कर, एक तरीके से नीतीश कुमार का उनका पहले ही विरोध था, और वो चिराग पासवान फिर से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं या उनके साथ हैं। बिहार के अन्य भी छोटे बड़े दल हैं, वीआईपी है और इस तरह के दल हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी साध रही है। और चर्चा के मुताबिक इस कवायद में जैसा मैंने बताया कि ये 3-4 दल सामने हैं, छोटी बड़ी पार्टियां जिनको साधा भी जा चुका है और ये काम कर रही है। बीजेपी उत्तर भारत के 3 जो राज्य हैं इनमें 10 छोटे दलों को साथ लाकर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी की इस रणनीति को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के विस्तार के रूप में भी देखा जा रहा है। जैसा कि हमने आपको अवगत कराया, 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को इन 3 प्रदेशों में 134 में से 115 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 16 सीट जीतने वाली जेडीयू अब एनडीए से बाहर है। बिहार में ये जो गणित बैठा रहे हैं उसमें किन किन को साधने की कोशिश की जा रही है। बिहार में बीजेपी के खिलाफ 2024 में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वाम मोर्चा का मजबूत गठजोड़ है। इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए बीजेपी 2014 के फार्मूले पर काम कर रही है। अब सवाल ये है कि उस फार्मूले पर वो सफल हो पाएगी कि नहीं, ये अलग बात है। रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, वीआईपी, सहनी की पार्टी, इन दलों को एक करके वो लगभग 9% वोट अपने जो उसका वोट बैंक भाजपा का मूल है उसमें इजाफा करना चाहती है। साथ ही 15 सीटों पर लड़ाई, अगर ये सब सारे दल बीजेपी के साथ आ गए तो 15 सीटों की लड़ाई उसके साथ में एक साथ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात कर लें संक्षिप्त में, पूर्वांचल के साथ पश्चिम को भी साधने की कवायद है और ये कहते हैं कि भाई अगर दिल्ली जीतनी है तो यूपी जीतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस कर रही है। पूर्वांचल में प्रभावी राजभर, निषाद पार्टी, ये हैं अपना दल, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ के आसपास प्रभावी है और इसी तरीके से अन्य दल हैं। झारखंड में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मरांडी और महतो ही बीजेपी का सहारा हैं, वहाँ पर कोई उनको नैया पार लगाने वाला दिख नहीं रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने झारखंड की 18 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। मुख्यमंत्री तत्कालीन रघुवर दास खुद चुनाव हार गए थे। झारखंड में बीजेपी के पास इसके बाद कोई लोकल चेहरा नहीं है। तो कुल मिलाकर अब आप देखेंगे ये गुणागणित है। और अगर बात उनकी करें
विपक्ष की, तो जो विपक्षी दल हैं उनके पास कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। झारखंड में एक खबर आ रही कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को भी एक तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। बीजेपी किसी भी दशा में जो 134 का गणित है उसको भेदने की कोशिश कर रही है कि जो पिछली बार उसने 115 के आसपास जो सीटें जीती थी, लगभग वही आंकड़ा रहे, तो लगता है कि उनको नैया पार हो जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या जो गणित है छोटे दलों को लेकर, ये बीजेपी की बड़ी बेहतरीन गणित है, या बड़े असर वाले जो दल हैं उसके साथ आना नहीं चाहते, क्योंकि ईडी, सीबीआई और अन्य तरीके का डर भी बीजेपी के साथ जो दल पहले रहे हैं और उनको किस तरीके से, चाहे शिवसेना हो चाहे अन्य दल हो, नीतीश कुमार भी बाल बाल बचे और गठबंधन छोड़कर वो अलग हुए। आज यही हमारा विषय है कि वास्तव में ये कितनी ताकतवर, क्या रणनीति, क्या गुणागणित, और कांग्रेस पार्टी लगातार देश में चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो केजरीवाल तो जो 23 तारीख को बैठक होगी उन्होंने साफ कह दिया कि हम उसमें अध्यादेश लेकर जाएंगे और पहला एजेंडा अध्यादेश ही होगा। और उन्होंने कहा कि भाई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हमने कह दिया कि केवल दिल्ली नहीं है, बारी बारी से आपकी सरकारों के अधिकार भी छीने जाएंगे। वो किसी एक्ट की भी बात कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था भी है कि वो केंद्र सरकार चाहे तो आप सबके भी अधिकार छीन सकती है। तो ये पूरा गुणागणित देखने को बैठक में मिलेगा। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी केजरीवाल का जो अध्यादेश वाला मसला है, चुनी हुई सरकारों को परेशान करना, ईडी, सीबीआई, पहलवानों का मुद्दा, मणिपुर, इस तरीके की बातों को वो चाहती कि प्रधानमंत्री ने क्यों अभी तक एड्रेस नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोले। भारतीय जनता पार्टी पर सीधा कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। राहुल गांधी देश में हैं और प्रधानमंत्री विदेश में हैं, इसको भी अपने अलग अलग तरीके से लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। भूमिका बहुत हो गई, सीधे मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में संपादक रहे शैलेश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुमार निशांत साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से जुड़े हैं। निशांत साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मनोहर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेंगलुरु से जुड़े हैं। जरा दक्षिण के बहुत सारे दल भी इस जो विपक्षी गठबंधन है उसको लेकर भी बातचीत हम करना चाहते थे, इसलिए आज मनोहर जी को आमंत्रित किया। मनोहर जी, आपका भी बहुत स्वागत। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं। उर्मिला जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली से जुड़ी हैं। संगीता जी, आपका स्वागत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहनलाल जी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चूंकि शैलेश जी पहले हाफ में ही हमारे साथ रहेंगे, उन्हें कहीं जाना है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें अपने दर्शकों तक उनके जरिए मैं पहुंचा दूं और मंथन की शुरुआत शैलेश जी से ही मैं करूं। शैलेश जी, भूमिका अगर आप जुड़ गए होंगे तो सुनी होगी, जो भी मेरी समझ में आई टूटी फूटी भूमिका मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन जो परिस्थितियां हैं कि राहुल गांधी जब विदेश में होते हैं तो अटैक करते हैं, लोकतंत्र की बात उठाते हैं। अब नरेंद्र मोदी, आज राहुल गांधी आए, नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ यात्रा पे हैं। अभी मैं देख रहा था राष्ट्रीय मीडिया में कि भाई मोदी जी ने इतिहास रच दिया और 137 या 135 देशों के प्रतिनिधि योग में आए, और एक तरीके से सॉफ्ट डिप्लोमेसी एक नाम दिया है भारत के मीडिया ने कि भाई वो क्या सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, क्या योग के जरिए वो एक सांस्कृतिक कंटेंट, इस तरह की बातें, वो बात मैं बहुत उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे, आप दिल्ली में हैं। दूसरा मसला, बिहार और जो विपक्ष की बैठक है 23 तारीख को, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को लेकर है, वो उसने हमने बयान ही किया है। अब सवाल ये है कि एनडीए की मजबूरी है छोटे दलों के साथ में जाना, या उनकी का मास्टर स्ट्रोक है, उनकी रणनीति है, या ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मोर्चा बनने जा रहा है उसको किस तरह आप देख रहे हैं, और वो क्या इन 3 राज्यों में कम से कम, वैसे तो पूरे देश का मोर्चा है वो, लेकिन जो बीजेपी इस मोर्चे से लड़ने के लिए जो ए और बी प्लान बना रही है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्थिति अभी तक बनी है उसके हिसाब से
ये बात बहुत साफ है कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मिल करके और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पटना में भी जो बैठक होने जा रही है उसमें जितनी पार्टियां शामिल हो रही हैं वो मिल करके चुनाव लड़ेंगी, ये जरूरी नहीं। तो ये एक पहल है, एक शुरुआत है, जहां से कि इनके बीच जो संवादहीनता थी वो खत्म होगी और बातचीत शुरू होगी। इनमें से कुछ पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और कुछ पार्टियां चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है तो साथ आ सकती है। और ये सोचना कि सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएंगी, एक साथ मिल करके लड़ेंगी, 1977 जैसी कोई स्थिति आएगी, तो ये मुझे लगता है कि आज का जो माहौल है उसमें सही नहीं। आज का जो माहौल है उसमें बहुत सारे अंतर्द्वंद बने हुए हैं। अब आप क्या कहेंगे, ममता बनर्जी का जो बंगाल है वहां पर ममता कितनी सीटें छोड़ देंगी, और वहां कांग्रेस और सीपीएम को अपने अपना वजूद बचाना है। लेकिन बंगाल से यानी उत्तर से उठ करके आप सीधे दक्षिण जाए तो केरल में सीपीएम और कांग्रेस की लड़ाई होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कोई फॉर्मूला आना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह से बाकी जो राज्य हैं उनमें क्या स्थिति बनती है। महाराष्ट्र में स्थिति साफ है, बिहार में स्थिति साफ है कि कौन कौन किस गठबंधन में रहेगा। उत्तर प्रदेश में थोड़ी अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, और उसका मुख्य कारण ये है कि जो समाजवादी पार्टी है उसने अपने रुख को पूरी तरह से साफ नहीं किया है कि वो किस तरह से लड़ेंगे। अब एक बात तो बहुत साफ है उत्तर प्रदेश में कि बीएसपी उनके साथ नहीं रहने वाली है। वो चाहे इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, बीजेपी के साथ भी जाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो और छोटी पार्टियां हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मैं इस बैठक से ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मैं इस बैठक की ये सभी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगी। मैं सिर्फ इतना ही उम्मीद कर रहा हूं कि ये लोग एक कॉमन राजनीतिक जो प्रोग्राम है उसको एक अपने साथ बनाने की कोशिश करेंगे, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके आधार पर आगे की अपनी राजनीति को जो है वो तय करेंगे। तो ये जो स्थिति है ना, उसमें आपने ठीक ही बताया कि बिहार में बीजेपी जो है बहुत छोटी छोटी पार्टियों के साथ लड़ना चाहती है, और 1914 में यही उन्होंने किया था। 1914 में भी नीतीश कुमार साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को साथ लिया, रामविलास पासवान की पार्टी को साथ लिया, और वो एक अच्छी लड़ाई लड़े थे। हालांकि 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो स्थिति बदल गई थी। तो इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी 23 की शाम से जो मुख्य धारा में जो मीडिया है वो लगातार ये कहना शुरू कर देंगे कि बैठक असफल। बैठक असफल नहीं होने जा रही। आप तो पहले भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि बिल्कुल ये हेडलाइन होगा कि बैठक असफल, लेकिन इस बैठक को सफल नहीं होना है। आम आदमी और कांग्रेस के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। पंजाब में क्या करेंगे, दिल्ली में क्या करेंगे, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए पूरा मैदान छोड़ देगी? तो एक बातचीत का जब माहौल बनता है तो कुछ लोग साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी अभी राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, गुजरात में लड़ गए वो, तो हिमाचल में भी एक कोशिश उनकी तरफ से हुई थी। तो इसलिए ये जो द्वंद्व है वो रहेंगे। इस द्वंद्व के बीच अगर मुझे जो लगता है कि जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 300-350 सीटों पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो मिल करके लड़ लेंगी, और अगर 300-350 सीटों पर वो मिल के लड़ लेते हैं तो उनकी बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के सामने होगी, क्योंकि एक तो 10 साल होने जा रहा है, तो बीजेपी के खिलाफ अब जो एक माहौल है वो भी बनने लगा है। लोगों को बहुत लगता है कि बहुत दिनों तक सत्ता में रहते रहते जो चीजें जिस तरह से चल रही हैं वो शायद उचित नहीं है। तो एक वो है, फिर क्षेत्रीय नेताओं का अपना अपना जो ये है, जो अपनी अपनी उनकी इच्छाएं हैं। तो इसलिए अभी ये
जो बातचीत है वो एक सिर्फ शुरुआत है, और इसके बाद बातचीत कई दौर में। शैलेश जी, एक छोटा सा सवाल जो चूंकि विस्मृत हो जा रहा है इसी बीच में, कि जो ये भाजपा है वो छोटे दलों के साथ में यूपी, बिहार और झारखंड में तो कुछ है नहीं, वो तीनों उनके पूर्व मुख्यमंत्री उनको लड़ाने बजा रहे हैं। ये क्या जो मजबूत इनके पार्टनर थे, जो 14 पार्टनर अलग हो गए, क्या उनको ये वापस लाने में असफल रहे इसलिए छोटे दलों के पास जा रहे हैं, या ये रणनीति बहुत अच्छी है कि भाई कम सीटें वो मांगते हैं, ज्यादा माइलेज देते हैं? बिल्कुल सही है कि बिहार में आपने देखा ना, बिहार में भी ये प्रयोग 2014 में वो कर चुके हैं। 19 में स्थिति बदल गई थी तो ये उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन 2014 में उनको अच्छी सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी, तो इसमें उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है, तो जो कॉम्बिनेशंस बदलते रहते हैं उसमें कई बार जो है वो जो दूसरी शक्तियां हैं वो भी किसी न किसी तरह से अपना नया चेहरा जो है वो दिखाने लगती हैं। अब अगर आप मुस्लिम वोट की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरा रुझान है कि भाई बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को देख करके देख लिया है और अब जो है कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, ऐसा एक रुझान है। जैसे एक रुझान ये भी है कि एक वर्ग मुसलमानों का ये भी कह रहा है कि बीजेपी क्यों नहीं, उनसे हमें क्या दिक्कत जी है। जी। तो ये जो समीकरण है वो बदलते रहते हैं। तो बिहार में एक मजबूत गठबंधन बन चुका है, महाराष्ट्र में एक मजबूत गठबंधन है ही, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई गठबंधन बन नहीं सकता, दोनों कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। तो इसी तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी शायद रहेगी। तो क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य उस पर निर्भर करता है। जो अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा है कि वो एक राष्ट्रीय, सच्चे मायने में, वैसे तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिल गया है, लेकिन सच्चे मायने में राष्ट्रीय पार्टी बने तो वो और राज्यों में लड़ना ही होगा उनको, और वो मैदान छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता हूं कि इस बैठक से एक पूरी एकता हो ही जाएगी, लेकिन एक अच्छी पहल हो सकती है। जी ठीक बात है। मैं कुमार निशांत के पास जाऊंगा। कुमार निशांत साहब, शैलेश जी ने बहुत विस्तृत तरीके से समझा दी हैं सारी चीज़ें, चूँकि आप बिहार में हैं। जो वहाँ सामाजिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण होते हैं, जो ये विपक्ष है, महागठबंधन है, ये हिंदी बेल्ट में यूपी, बिहार और झारखंड, इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को कहाँ मानते हैं आप आज की स्थिति में? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में अभी भी बहुत अच्छी है। विपक्षी एकता अभी संभव नहीं है। बैठक होगी, सारे लोग जुटेंगे, लेकिन इसमें से अभी मायावती, कुमारस्वामी, केसीआर, नवीन पटनायक और वाईसीआर ने तो पहले ही किनारा कर लिया है। अभी अरविंद केजरीवाल बैठक होने के पहले ही संविधान की कक्षा लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अभी सभी एजेंडे, सभी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं एक दूसरे का हाईजेक करने के स्थिति में लगी हुई है। विपक्षी एकता के लिए कई चुनौतियां आएंगी। पहले भी विपक्षी एकता होती रही है, लेकिन कभी कामयाब नहीं रहा। तो क्या ये धारणा बना के रखी जाए कि विपक्ष कभी कामयाब नहीं होगा? क्या ये धारणा ठीक है कुमार निशांत? नहीं है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष कभी कामयाब नहीं होगा। अब जैसे कि ये इसमें सबसे पहले नेतृत्व की लड़ाई आएगी। तो पार्टियों के अंदर भी नेतृत्व की लड़ाई होती है कि मोदी हो, कि राजनाथ हो, गडकरी हो, जब फैसला होता तो हो जाता है। नहीं तो फैसला तो करते हैं ना लोग। सही बात है, लेकिन ये फैसला होना संभव नहीं है कि नेता, ये एजेंडा सेट किया जाता है कि भैया तुम्हारा चेहरा कौन, तुम तो नेता ही नेता कर पा रहे हो। ये एक एजेंडा, प्रोपोगंडा सेट किया जाता है क्या? मैं समझ नहीं पाया, फिर से जरा ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि क्या है कि ये एजेंडा, प्रोपोगंडा सेट किया जाता है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं, नेता नहीं, क्या ये भी चलता है क्या? हाँ, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, अभी तो नहीं है। ठीक बात है। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, फिर मैं विपक्ष के नेताओं से बात करूंगा। संगीता शर्मा और उर्मिला जी के पास मैं जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहां पर।
ब्रेक से आ गए और पहले हम सीधे विपक्ष के जो हमारे साथ 3 नेता जुड़े हुए हैं, शैलेश सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उर्मिला जी आरजेडी की प्रवक्ता और संगीता शर्मा। उर्मिला जी के पास सीधे चलते हैं। उर्मिला जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई अभी निशांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये विपक्ष में बड़ी मुश्किलें हैं, ये एक वेक नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने गति से अपनी रफ्तार से चलती है। उन्होंने एक पॉइंट आउट ये भी किया कि भाई अभी केजरीवाल ने अपना पाठशाला लगानी शुरू की है, उसका जवाब तो संगीता शर्मा जी से मैं लूँगा, लेकिन ये बड़ी कसमकस वाली स्थिति हो रही है। क्या आप ये समस्याएं आने वाली हैं क्या भविष्य में? क्या आप लोगों के अंदर, चूंकि आप लोग बात कर रहे होंगे वहाँ पे, अब एक ही दिन बचा है, परसों आपकी बैठक की है वहाँ पर। उर्मिला जी, डॉक्टर उर्मिला, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट करिए। बोलिए। उर्मिला जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। उर्मिला जी का नेटवर्क ठीक कराया जाए। मैं संगीता शर्मा से सवाल ले लेता हूं। संगीता जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार निशांत जी ने कहा कि भाई केजरीवाल जी की अपनी चीज़ें हैं। इससे पहले शैलेश जी ने भी कहा कि भाई अलग अलग तरीके से, इसको आप ये मत मानिए कि हाथ पकड़ के एकाव कल सीटें तय हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। शैलेश जी ने बड़ी बैलेंस बात कही कि 300-350 सीटों पर अगर एक सहमति बन जाती है तो एक अच्छी स्थिति में विपक्ष आ जाएगा। तो आपको लेकर बहुत सारी संशय, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि वो विपक्ष में एक साथ क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, क्या स्टैंड है आपका विपक्षी एकता को लेकर? देखिए चौहान जी, शैलेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये पहली कवायद। तो देखिए, अभी तक नीतीश जी सारे विपक्षी दलों के पास जा रहे थे और सबसे मुलाकात हो रही थी और इसी सिलसिलेवार पहले मीटिंग के लिए डेट फिक्स की गई। उस समय वो तारीख पर मुकम्मल नहीं हो पाई, अब 23 जून को होंगी। तो देखिए, जब सारे विपक्षी दल के जो शीर्ष नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे एक प्लेटफॉर्म पर और मिलकर के बातचीत करेंगे तो एक सिलसिला शुरू होगा। और जो भी, सबकी राय बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। घर में 4 भाई हैं तो सबकी भी एक सहमति नहीं होती, लेकिन फिर भी परिवार अच्छे से चलते हैं क्योंकि मिलकर के चीजों का हल निकाला जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो जब जिन चीजों पर सारे विपक्षी दलों की सहमति एक साथ होगी, क्योंकि सभी लोकतंत्र जो इस समय देश में चल रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, और जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी सत्ता में आई, चाहे वो 2014 के उनके मैनिफेस्टो के मुद्दे हों या उसके बाद के मुद्दे हों, लेकिन उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ। तो आज जो जनता जूझ रही है और उसके बाद जो संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार हो रहा है, तो वो सारे विपक्षी दलों को परेशान करने की जो कोशिश की जा रही है। तो जब लोकतंत्र जिंदा रहेगा चौहान जी, मैं कहूंगी तभी चीजें मुकम्मल होती है, तभी राजनीति रहेगी, तभी नेता भी। ठीक बात है। तो जो लोकतंत्र में इस समय चल रहा है उसको बचाने के लिए जो मुहिम विपक्षी दलों ने मिलकर के एक साथ शुरू की, उसकी ये पहली रणनीति है और उस पर बैठ करके जब बात होगी तो हल भी निकलेगा, क्योंकि चीजें जो होती हैं वो बात करने से ही सुलझती हैं। और देखिए चौहान जी कि ऐसा नहीं है कि पहले गठबंधन की सरकारें भारत में ना चली। जब हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी देखा तो 24 दलों की सरकार मिलाकर के उन्होंने एनडीए की सरकार जब बनाई और 5 साल उसे चलाया भी चौहान। तो नियत होनी चाहिए और करने का हौसला होना चाहिए, तो कुछ भी मुकम्मल है इस लोकतंत्र। ठीक बात है। और सबसे बड़ी ताकत तो अंत में जनता की ताकत है। तो आम आदमी पार्टी भी 23 को जाएगी और जो भी चीजें हैं बैठ करके बात होगी और वो फिर सबके सामने होगा कि किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है और क्या उस एजेंडे में सामने आता है। ठीक बात है। मैं एक प्रतिक्रिया मोहनलाल जी से ले लेता हूँ। मोहनलाल जी, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मोहनलाल जी, जो ये बैठक हो रही है इसको लेकर आपकी एक प्रतिक्रिया, और जैसा अभी इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के नेता ने, संगीता शर्मा ने, कि भाई पहले भी गठबंधन की सरकारें चली, अटल जी का उन्होंने उदाहरण दे दिया, आपके ही दल के, आपके पुरोधा, आपके शीर्ष पुरुष। देखिए दुर्गेंद्र भाई, हम तो शुभकामना देते हैं कि सारे के सारे लोग मिले आपस में। 23 जून की इनकी जो पटना की बैठक है वो उसमें कोई घटना ना हो, आपस में इनका सटना हो, आपस में इनका मंथना हो, लेकिन ऐसी संभावना तो आप भी लग रहा मनोज मुंतशिर की तरह तुकबंदी वाली कविताएं करते हैं। मुझे कोई
मुझे कोई संभावना तो लग नहीं रही है दुर्गेंद्र भाई, क्योंकि देखिए अभी जो बात हो रही थी कि भाई नेता कौन, अभी आप थोड़ी देर के बाद पूछ लीजिएगा संगीतरी से, क्या ये राहुल गांधी जी को अपना इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे? क्या नीतीश जी को ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? या कांग्रेस के हमारे साथी हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या वो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी, जो आजकल खैर भ्रष्टों की पार्टी जानी जाती है, तो क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? तो साहब होना कुछ नहीं है, चाहे ममता जी हो, केजरीवाल जी हो, अखिलेश जी हो, ये सब आपस में वो तो बहुत सारे मुद्दे गिना रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ईडी सीबीआई बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ होना ही नहीं है, तो फिर जनता क्या करेगी? इंद्र भाई, एक कहावत है, खिजियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज इस देश में और पूरी दुनिया में जिस तरह से मोदी जी की चारों तरफ वाह वाह हो रही है, और मोदी जी हर इस देशवासियों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका सीना चौड़ा कर रहे हैं। आज की आपने जब शुरुआत की तो बताया 135 देशों के प्रतिनिधियों ने मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ योग किया। हाँ, वो भारत की ताकत है, 142 करोड़ लोगों की ताकत है। ये तो ताकत पहले भी थी दुर्गेंद्र भाई, ये ताकत तो पहले भी थी। पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं इसका उपयोग किया? क्यों नहीं कांग्रेस ने जाके दुनिया में हम आज उस चर्चा में नहीं जाएंगे। आज हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे कि नेहरू जी ने क्या किया था और अटल जी क्या कर गए, उस चर्चा में नहीं जाएंगे। आज हम वर्तमान में रहेंगे, पॉलिटिकल विषय पर चर्चा लेकर आए हैं, उसी पे रहेंगे। मैं उर्मिला जी का चूंकि संपर्क कट गया था, वो शायद आ गई हैं, तो मैं जरा उनसे प्रतिक्रिया ले लूँ। मोहनलाल भाई पे आता हूँ आपके पास। उर्मिला जी, ये कह रहे हैं ना नेता है, ना नीति है, ना नियम है, कैसे लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से? वो कह रहे हैं तो विश्व के बहुत बड़े नेता, आज उन्होंने क्रांति कर दी बिल्कुल, और देश का नाम ऊंचा कर दिया। 135 देशों ने लोहा मान लिया नरेंद्र मोदी का। तो आप इसका मुकाबला कैसे करें? इतना बड़ा तो नेता आपके पास नहीं है ना। अनम्यूट करिए उर्मिला जी, आपके ओजस्वी और तेजस्वी विचार सुन नहीं पा रहे हैं दर्शक हमारे। आवाज नहीं जा रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अब बोलिए, आ गई, आ रही है। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 18 पार्टियों के जो हमारे आदर के नेता आ रहे हैं बिहार की धरती पर, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर और बिहार की जनता की। मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो मोहन जी बोल रहे हैं, ये तो उनका अहंकार बोल रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये कहते कुछ भी संभव नहीं है। और लोकतंत्र में मोहन जी हर बात संभव है, वक्त सब कुछ करा देता है। इस गलतफहमी में आप मत रहिए कि नेता नहीं है, आपके पास नेता है तो वो चमत्कार अब नहीं है चौदह वाला, वो चमत्कार था आपके नेता में। उर्मिला जी, वो मुस्कुरा रहे हैं। मोहनलाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अरे नेता कहाँ से लाओगी, इतना बड़ा नेता आप कहाँ से लाओगी, आपके पास इतना बड़ा नेता ही नहीं है। अभी भी बात सुन लीजिए, तो आपने जनता से वादा बिहार की धरती पर उर्मिला जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़वाइए। और आपने, आवाज जा रही है? हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, बस इसी मोड पर बोलिए, ठीक है। और आपने जो अहंकार में बोलते रहते हैं आप लोग कि सब कुछ हम ही लोग हैं, बाकी कुछ नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये लोकतंत्र है, और अभी जो भारत की स्थिति है, आप दुनिया में घूम के कितना भी ढिढोरा पीट लीजिए, लेकिन देश का जो हालात है, जो आपने विपक्षी को हालात किया कि जो आपके विपक्ष में बोलते हैं, जो देश की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं, आप उसके पीछे अपने एजेंसियों के माध्यम से जो तंग तबाही करते हैं, लोकसभा जैसे, पार्लियामेंट जैसे देश में जहाँ भारत के माँ के पेट पर पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है, वहां से आप विपक्ष को गेट आउट करते हैं। तो आप ये बात जान लीजिए, जनता सब कुछ देख रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह से आप
सरकार जहाँ पर ना तो बेटी सुरक्षित हो, जो परचम लहराया करती थी कभी देश और विदेश में। मैं एक महिला हूँ, एक महिला होने के नाते कह सकती हूँ जिसने गोल्ड मेडल लिया, देश दुनिया में आजकल है कि 142 देश में नाम हो रहा है, उस तरह से वो भी नाम करके आई, जंग जीत के आई, और आज उसको शर्मसार होना पड़ रहा है। आज समाज के सामने जो है आप बाहर आकर के शब्द उसके लिए नहीं रखते हैं, तो इससे बड़ा क्या होगा। और जनता जवाब देगी और सारे विपक्ष एक होकर के आपको जवाब देने की। ठीक बात है, ठीक बात है। उर्मिला जी, मैं अब जरा शैलज जी को चर्चा में शामिल कर लूँ, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। शैलज जी, जो विपक्षी एकता होने जा रही है उसमें मोदी को हराना बड़ा विषय है या ईडी सीबीआई से डर बड़ा विषय है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक धुरी है, उसके इर्द गिर्द सारे ईडी और सीबीआई पीड़ित दल हैं। नमस्कार दुर्गेंद्र जी, सभी दर्शकों को नमस्कार भी। मैं अभी जो विपक्षी दलों की एकता बन रही है उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। ईडी सीबीआई के लिए को लेकर जितना भी विपक्षी दल पर दबाव बनाया जाए, मोदी जी ने उतना प्रयास कर लिया है, आगे भी दबाव बनाने की प्रक्रिया वो जारी रखेंगे। परंतु विपक्षी दलों ने लोगों के जो मन है उनको टटोल करके ये एकता का विषय बना है। सभी दलों के बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और विपक्षी एकता अगले 24 के चुनाव में आपको देखने मिलेगा जी। कुछ दल आएंगे हमारे साथ में, कुछ जुड़ेंगे, कुछ बाहर से समर्थन देंगे, कुछ चुनाव जब हो जाएगी, रिजल्ट आएगा, उसके साथ जुड़ेंगे। शैलज जी, कुछ छिटक भी रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, वीआईपी, छिटके भी बहुत सारे लोग हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था कि जिनका वजूद खुद गिर रहा है वो हमारे साथ नहीं भी आते हैं, तो इनको मिला के 9% वोट हैं, कहीं गच्चा ना खा जाएं आप लोग। 9% वोट है इनका। नहीं, वो तत्काल तय हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोम जल रहा था और न्यूरो बंसी बजा रहा था, आज मणिपुर जल रहा है और हम 135 देशों की बात कर रहे हैं। पहले हम देश को तो बचा लें, हम फिर जाकर के। बीजेपी के लोग तर्क देते हैं कि भाई मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी मणिपुर में हिंसा हुई थी, तब आप लोगों को नहीं लगता था। वो कहते हैं कि आपने गड़बड़ किया, हम भी करेंगे। वो उनका तर्क रहता है कि भाई अगर आपकी सरकार में हो तो मेरी में हो गया तो कौन सी दिक्कत है। ये उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से कश्मीर में भी जब भाजपा के समर्थन से सरकार केंद्र में थी और राज्यपाल बीजेपी के थे, उस समय भी कश्मीर जल रहा था और आज जाकर के उसी तरह से मणिपुर जल रहा है और देश का न्यूरो जो है वो विदेश में जाके बंसी बजा रहा है। कितने शर्म की बात है। हमारी देश की महिलाएं जो देश में देश का नाम विदेशों में रोशन की हुई है, वो धरने पर बैठी हुई है और नीरो हमारा आज गर्व गौरव का दिन है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास रचा है मोदी जी ने। सेलिब्रेट करिए, कभी कभी दिल बड़ा करा करिए भाई शैलेश दुर्गेश जी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 100 लोगों का घर जला दिया जाता है, 50,000 लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, 50,000 लोग मजबूर है, 50,000 परिवार वहां से पलायन कर चुका है। आपके भारत से वर्ल्ड लीडर इमर्ज कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नेता आकार ले रहा है और आप लोग ये सब बातों को उठाते रहते हैं गलत समय। जब परिवार टूट जाएगा, हम शहर में डंका बजा के करेंगे क्या? जब परिवार ही टूट जाएगा तो हम मैं मोहनलाल जी, मैं आऊंगा अभी आपके पास। मैं जरा मनोहर जी को चर्चा में शामिल करूं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि दक्षिण के राज्यों का पता चलता, कभी स्टालिन साहब नाराज हो गए, केसीआर साहब आ नहीं रहे, और केरल में निश्चित रूप से कांग्रेस वहां चुनाव लड़ेगी। मनोहर जी, दक्षिण के राज्यों को इस विपक्षी एकता और भाजपा के लिए चुनौती, इसे कैसे आप देखते हैं और कैसे हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे आप? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। नमस्कार। अगर दक्षिण भारत का हाल देखा जाए तो अभी जो भी बातचीत होने वाला है, ये अलायंस या अल्टरनेटिव अपोजिशन फॉर्मेशन का ज्यादातर असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों बोले तो पूरा दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक में भाजपा सरकार था और यहाँ भी चले गए भाजपा सरकार, और पूरा दक्षिण में जहाँ देखा जाए तो देखिए तेलंगाना में टीआरएस है, केसी चंद्रशेखर राव का, कर्नाटक में जैसे बताया कांग्रेस है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस है, तमिलनाडु में हमेशा डीएमके या एआईएडीएमके होंगे, और केरल में भी अभी एलडीएफ है, शायद अगले बार यूडीएफ होंगे। सिर्फ पुदुचेरी जो छोटा सा यूनियन टेरिटरी है उसमें भाजपा समर्थक सरकार है।
ये सभी दृष्टि से देखने से ऐसे लगता है भी अपोजिशन का यूनिटी हो या ना हो, बीजेपी का मतलब बहुत कम होगा यहाँ। अगर कर्नाटक में थोड़ा सीट आ सकता है, लेकिन अलग राज्यों में बीजेपी का कुछ नतीजा। मनोहर जी, जैसे जैसे केसीआर उनके पाले में चले जाएं, वाईएसआर उनके पाले में चले जाएं, चंद्रबाबू उनके पाले में चले जाएं, ऑलरेडी बीजू जनता दल के लोग हैं ही, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक हैं ही, तो ये एक जो एनडीए के लिए, क्या एनडीए मजबूत नहीं होगा? इस दृष्टि से आप इसको नहीं देख सकते क्या, या हम सब नहीं देख सकते क्या इसे? नहीं देखिए, और मजाक की बात यह है, अभी चंद्रबाबू नायडू बीजेपी एनडीए छोड़ के चले गए थे, अभी ऐसी बात हो रहा है कि वो फिर एनडीए में आ जाएंगे करके जी। इस दृष्टि से देखा जाए तो शायद ज्यादातर फर्क नहीं होंगे। अगर कुछ असर पड़ेगा तो अच्छा असर पड़ेगा तो बीजेपी को थोड़ा पड़ सकता है एनडीए चंद्रबाबू नायडू जोड़ने से, नहीं तो पूरा दक्षिण में ज्यादातर बीजेपी को लाभ बहुत कम लगता है। अच्छा, नहीं, अगर केसीआर किसी दबाव में केसीआर एनडीए के साथ रहे या विपक्ष के साथ या कांग्रेस के इर्द गिर्द नहीं गए, वो वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी जाएंगे ही नहीं, उनके अपने अलग तरीके के मसले हैं, तो ये तो एनडीए को लाभ पहुंचाएंगे ना उसकी सरकार बनाने में, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। वो सही है, लेकिन देखिए पूरा दक्षिण भारत में कर्नाटक छोड़ के जो भी रीजनल पार्टी है उसके साथ हाथ जोड़ने बिना भाजपा को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश में जाना है तो टीडीपी से हाथ मिलना पड़ेगा, अगर तमिलनाडु जाना है तो एआईएडीएम के साथ जाना पड़ेगा, और कर्नाटक में तो अकेला लड़ने का मौका ज्यादा है, और जेडीएस भी शायद हाथ जोड़ने का संभावना कम है। लेकिन जहाँ कांग्रेस का सत्ता है तो लगभग कांग्रेस को ज्यादा लाभ हो सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो तेलंगाना में पता नहीं, केसीआर का भी अलग अलग उल्टा पलट हो रहा है, लेकिन वहां भी बीजेपी को सफलता संभावना कम लगता है आज के अभी जो इसका मतलब ये लग रहा है कि दक्षिण भारत में एनडीए को बहुत कोई लाभ वाभ नहीं होने जा रहा, कोई उसके समीकरण ठीक बैठने नहीं जा रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? जी जी जी, जरूर जरूर। मैं उर्मिला ठाकुर जी के पास जाऊंगा। उर्मिला जी, ये दो तीन स्टेट में तो बिहार में दिख रहा है कि भाई सीधे सीधे विपक्ष लड़ेगा, लेकिन तमाम जगह बड़ी अलग अलग स्थितियां हैं। इससे केरल में कांग्रेस और वहाँ वामपंथी लड़ते हैं, इसी तरीके से आप देख लीजिए पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ेगी, दिल्ली में कांग्रेस सारी सीटें नहीं छोड़ देगी। ये बहुत सारी बड़ी बड़ी अलग तरीके की परिस्थितियां हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई उन्होंने पीडीए बना दिया कि भाई पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, एक अलग अलग तरीके के फार्मूले, अलग अलग तरीके का नाम आपके विपक्षी नेता दे रहे हैं। वास्तव में ये जो बड़ा दुरूह परिस्थितियां हैं विपक्षी एकता को लेकर, क्योंकि क्षेत्रीय जैसे ही कांग्रेस थोड़ा सा उसका उदय होता है तो क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं चिंता तो सताती है कि भाई जो क्षेत्रीय दलों के साथ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने हरकतें अच्छी नहीं की हैं कहीं ना कहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बस ये इस समय है कि विपक्ष को लग रहा है कि थोड़ा कांग्रेस इस समय बीजेपी के मुकाबले ठीक दिख रही है। तो ऐसी परिस्थिति से आपका जो एक विपक्षी एकता का प्लान है वो कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगी? उर्मिला ठाकुर जी। उर्मिला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को करीब करिए, माइक करीब ले जाइए। जो स्थिति है दुर्गेन्द्र जी, आवाज जा रही है? हाँ, अब बोलिए, बस इतनी दूरी पर रखिए माइक, माइक ज्यादा दूर हो जाता है। जो स्थिति है अभी जी, उस स्थिति से निपटने के लिए ही ये विपक्षी एकता को मजबूती कैसे मिलेगी, कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कहाँ जहाँ का जो समस्या है उसी को विचारों से लैस होने के लिए ही ये विपक्षी एकता का जो बैठक हो रही है 23 तारीख को, सारे नेता का जो जुटान हो रही है, तो इसी बात के लिए बैठक हो रही है। हर एक स्टेट में अलग अलग समस्या है, उस सब चीज से कैसे निपटा जाएगा, कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कहाँ पर कौन लोग खड़े होंगे, इस सारी बातों के लिए ही तो बैठक हो रही है। तो थोड़ा इंतजार तो कीजिए। उर्मिला जी, एक दिक्कत है, बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपनी तरफ जोड़ रही, जो पहले भी उनके साथ रह चुके, आप लोगों के साथ गए थे उनको ले रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ के लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। मैं शैलज जी की उस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई जो अपने अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं वो चले जा रहे हैं। ये बड़ी पॉलिटिकल बात है, लेकिन आंतरिक दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं। मान लीजिए अभी जो सहनी जी आरजेडी के रवैये से चले गए, उधर पता चला कि मांझी जी और कुशवाहा जी आए, पार्टी का विलय कर दिया, नेता बन गए, फिर पता नहीं उनको कौन सी सुंगनी सुंघा दी गई कि वो भाग खड़े हुए। ये बड़ी समस्या है। देखिए, बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठापन।
एक दूसरे पर लोभन दे करके जो है लोगों को तोड़ना जानते हैं। कहीं कहीं देखते हैं कि एमएलए को तोड़ करके मिला के सरकार सत्ता के बिना रहना नहीं चाहते। तो ये लोग जो प्रलोभन दिए, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी को ये लोग मंत्री भी बना दिए, फिर भी इनको छोड़ के भाग आए। तो इस तरह का जब तक चुनाव होगी, कितने लोग इधर से उधर जाएंगे आएंगे, उन बातों को नहीं देखना है कि कौन लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। ये तो जब गए हैं तो बाद में इन लोगों को पता चलेगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा। तो जब ये लोग गए हैं तो किस आधार पर गए हैं, सहनी जी का क्या हालात हुआ, कैसे देखे यूपी बंद करके तो डरा धमका के लोगों को प्रलोभन दे करके लोगों को, ये सच्चे भी कभी किसी पार्टी को अपने साथ नहीं। तो एक होता है जन सरोकार के सवाल, तो क्षेत्रीय समस्या है उसके सवाल, तो देश लेवल पर जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही है, विपक्षी पार्टी क्या डिमांड है उस सवाल। तो इस सवालों से इनको मुद्दा की बात नहीं करते। ये जब भी बात करते हैं तो लोगों को दिग्भ्रमित करने का। ठीक बात है उर्मिला जी, कंप्लीट करिए, वक्त नहीं है मेरे पास ज्यादा, कंप्लीट करिए। दिग्भ्रमित करके चाहते हैं कि हम पार्टियां हो या कोई भी व्यक्ति हो हंसते हुए को चिंता की सहारा। इन्होंने जो वादा करके 2014 में सत्ता में आए तो काम तो कुछ किया नहीं। जब काम नहीं किए तो यही सब करके ये चाहते हैं कि हमारा, वो तो कह रहे हैं बहुत लंबी लिस्ट है, गिनाते गिनाते पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा। अगर मोहनलाल जी को मैं कह दूं कि गिनाओ तो मैं 2-3 घंटे हो जाएंगे, वो इतना गिना डालेंगे। ये गिना डालने के लिए इन्होंने जो वादा किया कौन सा काम हुआ है? कहे थे 2 करोड़ युवाओं को हम जो है प्रत्येक साल नौकरी देंगे, क्या इन्होंने दिया? सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किया। तो प्राइवेट सेक्टर से वो देश का विकास कर रहे हैं उर्मिला जी। विकास कहाँ कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर से कर तो नहीं विकास, प्राइवेट लोगों को लाके अच्छी सुविधाएं अच्छी सेवा दे रहे हैं वो। मैं गडकरी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई मैं 5 स्टार में, एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में वो थे, कह रहे भाई 5 स्टार में मैं हूँ, यहाँ काफ़ी 500 रुपये 1000 रुपये की है, मैं टपरी भी काफ़ी पी सकता हूँ, 20 रुपया की मिल जाएगी। तो अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो रोड में पैसा आपको देना पड़ेगा। किसान को कत्ल करने का काम किया, किसान को ठीक है उर्मिला जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले सकता हूँ। अभी मैं एक रिएक्शन के लिए जा रहा हूँ मोहनलाल जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मोहनलाल जी, एक छोटा सा रिएक्शन, समय सीमा है लेकिन उसकी 20 सेकंड बस। देखिए दुर्गेंद्र भाई, अभी आप बात कर रहे थे, ये हमारी बहन बात कर रही है विपक्षी एकता। मुझे लगता है ये विफल की एकता है, ये सफल होने वाली एकता नहीं है, क्योंकि स्थिति बिल्कुल उसी तरह है कि मोदी जी तो जमीन पे खड़े होके काम कर रहे हैं और ये 18 के 18 जो दल है ना जी, ये दल के अंदर हैं और ये लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का पैर उसमें 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 8-9 चीफ मिनिस्टर हैं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके गठबंधन में आपकी सबसे बड़ी पार्टी, वहां एक से एक छत्रप है। मोहनलाल जी, अरे मेरी बहन सुन तो लीजिए, अरे मेरी बहन सुन लीजिए, अरे आप सुनिए, यही तो दिक्कत है आज राजेंद्र भाई जी, कि आज इस देश की जनता तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। अब ये 18 दल मिले या 25 मिले या 35 मिले, ठीक बात है, मैं ठीक बात, मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा, इस पर एक रिएक्शन दीजिए। और क्या आप लोग आज स्थिति में हैं, जैसे वो कह रहे हैं मोदी जी तीसरी बार बन रहे हैं, क्या आप इस स्थिति में हैं कि राहुल जी पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या खम ठोक के कहने की स्थिति में है क्या आप? मोहनलाल जी से मैं कहना चाहूंगा कि भाई यही दल जब आपके साथ थे तो ये बहुत अच्छी थी, आज यही सारे दल जो हमारा मतलब विपक्ष की एकता के साथ हो रही है ये बहुत खराब है। कल इन्हीं दल को लेकर के अटल जी सरकार बना रहे थे, कल इसी दल को लेकर के मोदी जी भी सरकार बना रहे थे। आप अपना नेता दल से अलग हट गए, प्रधानमंत्री होंगे क्या? अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करोगे क्या? जब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा, ममता जी का नेतृत्व मदन लाल जी, मोहन जी, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसमें ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कैसे लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा।
कौन कितने माल का भागीदार होगा? ये सड़क छाप बातें ना करें मोहनलाल जी, ये डिबेट का प्रोग्राम है, ये सड़क छाप वाली बातें ना करें मोहन। चलिए मोहनलाल जी कृपया बहुत वो तरह की बात मत करिए। अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं संगीता जी को 20 सेकंड दूंगा, उसके बाद फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा। संगीता जी 20 सेकंड में रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष केवल माल के लिए लड़ रहा है, आपस में लड़ जाएंगे ये। देखिए चौहान जी, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है तो ये इसी तरह की बात करेगी एक नेशनल चैनल पे बैठ के भी। और देखिए मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगी, जब 2018 में इनका 71%। उर्मिला जी शांत हो जाइए, उर्मिला जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए। संगीता जी बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। देखिए 2018 में 71% आबादी पर इनका शासन था, और आज जब हम 2023 में है तो वो घट करके 45% हो गया है। और अभी आप 2024 में देखेंगे कि वो कितना घटेगा। तो चौहान जी देखिए, जो रीतियां नीतियां भाजपा की चल रही है, आज वो देश समझ रहा है। ये 135 देश जो आज मिले, ये कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन जो हमारी पहलवान बेटियों के सीने पर जो सीने को ये चौड़ा करने की बात कर रहे हैं, मेरी बहन इतना बता दो, राहुल गांधी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ोगे? जब युवाओं पर लाठियां, देखिए इन्होंने बार बार ये कह रहे हैं आपका नेता कौन होगा, तो ये तानाशाह सरकार या तानाशाह देश। चलिए राहुल गांधी, चलिए अब वक्त नहीं है, मैं माफी के साथ में मैं अब रोक रहा हूं आप दोनों को। मैं 20 सेकंड कुमार निशांत को दूंगा। कुमार निशांत, ये जो अब तक की बहस है, इससे आपको क्या लग रहा है, और ओवरऑल जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो पाएगा? क्या उसकी स्थिति है क्या 24 में? कुमार निशांत, बहुत छोटी टिप्पणी चाहता हूं मैं। विपक्षी एकता को सर्वाधिक खतरा जो है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, केरल और तेलंगाना में है। शायद ही सत्ताधारी दल कांग्रेस को भाव दे, इसलिए कि इन राज्यों में कांग्रेस उनकी प्रबल दुश्मन है। लोकसभा चुनाव के नाम पर बंगाल में ममता ने कांग्रेस या वाम दलों को यदि तरजीह दी तो इससे उनके वोटर निश्चित ही भ्रमित। ठीक बात है। मैं फाइनल कमेंट मनोहर जी से लूंगा। मनोहर जी, आप एक दक्षिण में बैठे हुए हैं, एक बड़े प्रमुख राज्य में, और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। दक्षिण से उत्तर तक जरा एक दृष्टि डालिए और इसके जरिए पूरे देश को देखिए। क्या आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है क्या किसी गठबंधन से, या अजय है वो? फाइनल कमेंट 20 सेकंड में मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा इसके बाद। जी, दक्षिण भारत में देखिए, सिर्फ कर्नाटक छोड़ के अलग राज्यों में जी असर पड़ना है, लाभ होना है, तो सिर्फ कर्नाटक में हो सकता है। और कर्नाटक में हमेशा जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लोकसभा में वोट डालते आ रहा है। शायद उस दृष्टि से यहाँ भी पिछले बार 28 सीट्स में 26 सीट्स बीजेपी को आया था, और एक कांग्रेस और एक बीजेपी सपोर्ट इंडिपेंडेंट। शायद इस बार वो कम हो सकता है, 26 शायद आना मुश्किल हो सकता है। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी, शैलज जी आपका शुक्रिया, संगीता जी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी बहुत धन्यवाद, मनोहर जी आपका धन्यवाद, कुमार निशांत साहब धन्यवाद, और शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। राय बड़ी अलग अलग है। एक पत्रकारों का भी एक खेमा मानता है कि भारतीय जनता पार्टी अजेय है और उसे विपक्ष कुछ भी कर ले नहीं हरा सकता, लेकिन एक बड़ा खेमा राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों का यह मानता है कि अगर रणनीति सही बनाई जाए तो बीजेपी को राज्य दर राज्य घेर कर हराया भी जा सकता है, वह अजेय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।